रही कि जल्दबाजी में उन्होंने किया ऐसा, आखिर उस दिन क्या हुआ था? आप राज्यसभा के सांसद भी हैं, क्या हुआ था? क्या जल्दबाजी में, क्योंकि उन्होंने तो अगले दिन मीटिंग के लिए दोनों वक्त भी तय कर दिया था सर, क्या हुआ शाम में लगभग 4-6 बजे के बाद कि 8:30-9 बजे के बाद इस्तीफा आ गया? देखिए, दोनों बातों का जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात, चरण सिंह सापरा जी ने किसी काल्पनिक वीडियो की बात कर रहे हैं, कोई फलाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, 51 लाख लोग हैं जो कारण सहित चुनाव आयोग ने दिया, चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्ति है। आप 1% 51,000 लोग दिखा दीजिए जो कहें कि मैं मरा नहीं हूं, मैं जीवित हूं, मेरा दूसरी जगह वोट नहीं है, दिखाइए, आए बाएं साएं मत करिए। महाराष्ट्र के चुनाव में 1 लाख पोलिंग बूथ हैं, 1%, 1,000 तो दिखाइए कम से कम आपकी शिकायतें। पोलिंग बूथ के बाहर आप कह रहे हैं 5 बजे के बाद वोटिंग डलवाई गई। पोलिंग बूथ के बाहर वीडियोग्राफी करने में किसी को आपत्ति नहीं है। आपके बस्ते वाले एजेंट बैठे होंगे, क्यों नहीं फोटो खींची भाई, क्यों नहीं सोशल मीडिया पर डाली, क्यों नहीं उस समय शिकायत की? ये प्रॉब्लम है। तब हार की झुंझलाहट, और आज 10 महीने बाद आप कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज दिए। कौन सा संस्थान 1 साल पुरानी सीसीटीवी फुटेज रखता है? यह तरीका था, आपने उसी दिन क्यों नहीं मांगा? और सीसीटीवी फुटेज की तो जरूरत ही नहीं थी। आपके बूथ एजेंट ने 17C पे साइन किया कि नहीं? आपके बाहर बसने वाले एजेंटों ने कोई रिपोर्ट की कि नहीं? मैं बताना चाहता हूं, इनसे चुनौती देकर पूछता हूं, 1 लाख वोट है, 1 लाख पोलिंग बूथ थे, कितनों पे शिकायत की? नहीं बता सकते। 51 लाख लोगों के वोट कैंसिल हुए, ये 1% क्या 5100 का नहीं दिखा सकते कि जहां पर कोई गलत कार्य हुआ हो। अब धनखड़ जी की बात का जवाब देता हूं। देखिए सर, जवाब दे रहे पूरा। धनखड़ जी की बात के ऊपर, यदि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया तो किसी के स्वास्थ्य को मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। यदि सोनिया गांधी जी ने पिछले चुनाव में चुनाव न लड़के राज्यसभा आने का निर्णय लिया तो हमने इसको मुद्दा नहीं बनाया, और धनखड़ जी के प्रति विपक्ष बोलना शुरू करता है तो अंजना जी, इतना मुझे विचित्र लगता, पिछले सत्र में ये धनखड़ जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए। चलो, वो तो आपका संवैधानिक अधिकार है। संसद भवन की सीढ़ी पर खड़े होकर उपराष्ट्रपति, जो दूसरे नंबर का संवैधानिक पद है, उसका मजाक उड़ाया गया, मिमिक्री की गई, तरह तरह के नौटंकी करके हाथ नचाए गए, और नेता प्रतिपक्ष उसका वीडियो बना रहे थे। जिन लोगों ने पद पर रहते हुए ओम प्रकाश धनखड़ जी के प्रति इतना अवमाननापूर्ण, इतना अपमानपूर्ण, संवैधानिक पद के लिए इतना निकृष्ट कोटि का आचरण किया, वो आकर जब आज बोलना शुरू करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए पंचतंत्र में कहानी है ना कि शगाल प्रवचन दे रहा है, मैं किसी के प्रति शब्दशा नहीं कर रहा हूं, जैसे सियार आकर प्रवचन देना शुरू करे, इसको किसी को पर्सनल न लिया जाए, वैसा प्रतीत होता है। इसलिए चाहे चुनाव के मिल रहा है हो, नहीं सर, सुधांशु जी दोनों ही धनखड़ जी पर, सुधांशु जी, सांसद जी, सुधांशु जी, उनको धनखड़ जी पर आप ही लोग बता दीजिए क्या हुआ? क्या सिर्फ स्वास्थ्य की वजह थी? क्योंकि वो संवैधानिक पद पर है, उनकी बात का पूरा सम्मान है, लेकिन गजब बेइज्जती है। पता था कि भाई बाहर गड़बड़ झाला हो रहा है और उसकी वीडियो फुटेज मुझे पहले लेनी है। अगर हमने बाद में पूछ लिया तो भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग से क्यों नहीं कहती है भाई आप तो निष्पक्ष है, आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो आप दे दीजिए भाई वीडियो फुटेज? क्यों नहीं? सत्ताधारी पार्टी क्यों नहीं कहती है निर्वाचन आयोग को भाई विपक्ष एक बात पूछ रहा है उसको पूरा कर दीजिए? तो कहीं ना कहीं आपकी नीति और नियत में खोट है और दाल में कुछ काला है। अब मैं आता हूं धनखड़ साहब की बात पर। भाई धनखड़ साहब का मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे लोग उनके विचारों के विपरीत नहीं थे, वो पक्षपाती भी रहे हैं, कई बार रहे हैं, और कई बार हमारे लोगों ने एक संसदीय प्रणाली के तहत उनका विरोध भी किया है। हम ये कभी नहीं कहते कि वो न्यूट्रल अंपायर थे, वो न्यूट्रल अंपायर नहीं थे, ये हम आज भी मेंटेन करते हैं। लेकिन जिस तरह से एक व्यक्ति की एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति की तबीयत 4-4:30 बजे तक ठीक रहती है, फिर अचानक 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो पूरी संसदीय प्रणाली, एक दिन की प्रणाली, पूरा सेशन कंडक्ट करते हैं और फिर 4:30 बजे मीटिंग भी बुलाते हैं, फिर अचानक 3 घंटे में तबीयत खराब और वो अचानक वो दे देते हैं इस्तीफा। इससे कई प्रश्न उठते हैं, आप कुछ बोलो ना बोलो, लेकिन ये नजर आता है कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, उनका इस्तीफा लिया गया है। इसके पीछे बहुत सारे प्रश्न हैं। उनका तो सेरेमोनियल फेयरवेल भी नहीं किया जी, आशुतोष भी नहीं दिया। ठीक है, अब आ रही हूँ साबरा साहब, आ रही हूँ, अरविंद जी भी इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष जी, जी संवैधानिक पद पर है जिन भी वजहों से हो,
और वो तो अब हवा दे नहीं रहे हैं, क्योंकि उस दिन भी देखिए जैसे खबर आई थी, आप लाइव थे, मैंने यही कहा था कि इस खबर की पुष्टि सिर्फ वो कर सकते हैं। बाकी जितनी भी बातें कि अगले दिन के लिए मीटिंग फिक्स की थी, ये हुआ, 4 बजे के पीएससी में नहीं आए रिजिजू साहब, लेकिन बावजूद इसके अगर वो कुछ नहीं कहते हैं तो स्वास्थ्य कारण ही माना जाएगा। उपराष्ट्रपति बोल रहे हैं। देखिए अंजना जी, मैं पत्रकार हूं और 30 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। जब मैं कोई बात बोलता हूं तो पूरी गंभीरता के साथ बोलता हूं और पत्रकारीय चरित्र के साथ बोलता हूं। मैंने उस दिन भी आपके चैनल पे कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि जगदीप धनखड़ जी ने बहुत पीड़ा के साथ, बहुत आहत होके ये बात लोगों से शेयर की कि उनको अपमानित किया गया और वो बुरी तरीके से उनकी ईगो हर्ट हुई थी। किससे शेयर किया? अब ये आप छोड़िए, मैं पत्रकार हूं, मैं अपना सूत्र नहीं बताऊंगा। अरे ये कोई बात है? क्यों नहीं बताइएगा? नहीं, मैं अब मैं आपको तो मैं पत्रकारिता नहीं सिखा सकता ना, क्योंकि नहीं, बिल्कुल नहीं सिखा सकते, क्योंकि आप पत्रकारिता के साल गिन रहे हैं, लेकिन बीच में उसमें राजनीति के साल जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं? नहीं अंजना जी, अगर आप व्यक्तिगत होना चाहती तो फिर आप बात खत्म कर दीजिए। आपने जवाब ही सर व्यक्तिगत नहीं, आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। आप मेरे पत्रकारिता जीवन के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं। कोई प्रश्न आप ये पूछ रहे कि मैं आपको सूत्र बताऊं? आप नहीं सुन लीजिए, सूत्र का तो मजाक उड़ाते हैं ना तेजस्वी यादव की, कौन से सूत्र है? देखिए आप मुझसे मुखातिब है ना, आप तेजस्वी यादव से मुखातिब नहीं है ना। पर्सनल मत बनाइए ना इसको, आपने शुरू किया ना कि मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में, आप भी मत कीजिए ना सर। अगर इतनी पत्रकारिता समझ नहीं हो तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। मैंने कहा कि एक बार नहीं, मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं और पूरी मजबूती के साथ कायम हूं कि वो नाराज थे, वो पीड़ित थे, वो आहत थे और उन्होंने कहा था कि उनको अपमानित किया गया है। आपको जो जिम्मेवारियां दी हैं आप उसको क्यों नहीं निभाएंगे? पार्लियामेंट में क्यों नहीं चर्चा करेंगे? अगर चर्चा होगी तो रूल बुक के हिसाब से होगी और उसके लिए स्पीकर बैठा हुआ है। आप स्पीकर की मानेंगे नहीं, रूल बुक की मानेंगे नहीं, संविधान से चलेंगे नहीं, आएंगे हंगामा करके उसको एडजस्ट करा के चलेंगे। ठीक है, जवाब सुनिएगा सर। जनता देखेगी और माफ करना, जनता माफ आपको नहीं करेगी और ऑपरेशन सिंदूर पे तो टाइम भी फिक्स हो गया है। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के हाईकोर्ट की बात की। हाँ, मैं आता हूं, उस पर भी आता हूं। इन्होंने महाराष्ट्र की हाईकोर्ट की बात जो इन्होंने की है उस पर मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहता हूं। वाजपेयी जी बहुत सीनियर है, लेकिन इनको बताना चाहता हूं कि हमने जो 2 मुख्य मांगे जो है वो हमने कोर्ट में नहीं करी थी, हमने निर्वाचन आयोग से करी थी कि जो वोटर लिस्ट हमको डिजिटल फॉर्मेट में चाहिए, ये हमने निर्वाचन आयोग से मांगी। जो वीडियो फुटेज है वो हमने निर्वाचन आयोग से मांगी है, हमने कोर्ट से नहीं मांगी है। तो आप उसमें थोड़ा सा दुरुस्ती कर लीजिए, निर्वाचन आयोग ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया है। जहां तक आप SIR की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, इसमें आज तो आंकड़ा जो भी 56,000 या जो भी नहीं, अरे गलत इंफॉर्मेशन है। नहीं, आप चेक करिए, आप चेक करिए प्लीज, आप चेक करिए। मैं कोई गलत नहीं बोलता हूँ इस विषय के अंदर, मैं गलत नहीं बोल सकता हूँ इस विषय के अंदर, मैं गलत नहीं बोल सकता। एडिशन डिलीशन के मामले में वो पेटिशन इस पे नहीं, पेटिशन में ये नहीं था कि हमको फुटेज नहीं दे रहे हैं, वीडियो फुटेज नहीं दे रहे हैं। पेटिशन में ये नहीं था कि हमको डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं दे रही है, याद रखिएगा। तो दूसरी बात, आगे मैं SIR पे आता हूं। SIR की जहां तक आप बात कर रहे हैं, ये सारी प्रणाली में आप देखेंगे कि करीबन 1 करोड़ तक ये फिगर पहुंचने वाला है जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं आने वाले हैं। और ये जमीनी हकीकत जो है ना, वो कागजी जो आपके आंकड़े हैं या निर्वाचन आयोग के आंकड़े हैं उससे बहुत अलग होने वाली है। मैं ये इसीलिए पहले आपको ये सूचना देता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ है। कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को एक कस्टमाइज्ड बीजेपी की लिस्ट बनाने में मदद कर रहा है। ये टारगेटेड बूथ 10 महीने के बाद सीसीटीवी फुटेज किसी के पास नहीं होती है, इसलिए मैंने बवाल करने के लिए मांगा और मैंने आपसे पूछा कि 1 लाख आपके वोट बूथ पे 10 महीने उन्होंने क्यों नहीं एक भी फोटो डाली, उनके मोबाइल में एक भी फोटो क्यों नहीं है? अब मैं दूसरा भी बताना चाहता हूं। अरे भाई काहे परेशान है? अभी आपने कहा कि 1 करोड़ लोग जो है वो कर दिए जाएंगे, इसका मतलब मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कांग्रेस और इंडी गठबंधन को 1 करोड़ घुसपैठियों के वोटों के ऊपर भरोसा है, अन्यथा 51 लाख अब तक डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो 51,000 का अगर कोर्ट जाइए तो फिर कहिए मेरे पास ये कागज है, ये गलत किया गया। पॉइंट नंबर 3 कर रही है, बताइए ना, किसी संवैधानिक जलेबियां तल रही है क्या? घुसपैठिया आए कैसे? संसद के अंदर नहीं किया जा सकता। देखिए फिर बीच में बोलने लगे। सबको समझ में आता है, अगर आपको अनकंफर्टेबल फैक्ट हो तो ऐसे ही बोलना पड़ता है। अब बताना चाहता हूं, किसी संवैधानिक संस्था की प्रक्रिया का विवेचन संसद में नहीं हो सकता,
कल के दिन आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है, वो केस सही हुआ था या गलत, क्या संसद में विवेचन हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी ढंग से जैसे सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है, उसके कार्यों का विवेचन नहीं हो सकता। अन्यथा मुझे संविधान की वो धारा बता दे जिसके तहत न्यायालय या चुनाव आयोग के कार्य का विवेचन हो सकता, तो बताएं। इसीलिए इनका सिर्फ एक ही मामला है। देखिए, ये कह रहे हैं नियम 267 में बहस कराइए, यानी सारा कार्य रोककर बहस कराइए और जवाब प्रधानमंत्री से दिलवाइए, जबकि प्रधानमंत्री विदेश में है। हमने कहा अगले हफ्ते कराएंगे, नहीं, संसद नहीं चलने देनी है। अरे भाई, तुम्हारा स्टेटमेंट ही अपने आप में इनफ्रक्चुअस है। जब प्रधानमंत्री बाहर हैं तो आप कैसे कह रहे हैं प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट कराइए? इसलिए इनका एक ही सिद्धांत है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए।